गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनों से ये श्रृंखला रहेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तराखंड में कब किस समय कौन सा आंदोलन ने ये रूप लिया। तमाम आंदोलनों को हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे और जो आंदोलन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे यहाँ पर उल्लेख किया है जिस आंदोलन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपका कूली बगैर आंदोलन। इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तविहीन क्रांति भी इसे कहते हैं। अब ये चीज़ क्या थी, इसके संबंध में हम आज पूरी तरीके से जानेंगे, छोटी छोटी बातें इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, कूली बगैर आंदोलन या फिर हम इसे कूली बगैर प्रथा भी इसे कहते हैं। अब ये क्या थी, इसके उसमें प्रश्न चिन्ह जो आता है कि बोलिए कूली बगैर आंदोलन या कूली बगैर प्रथा क्या थी। देखिए, किसके अथक प्रयासों से ये कूली बगैर आंदोलन का क्या हुआ, अंत हुआ। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इस कुप्रथा को अंत करा, इस कुप्रथा का। और कूली बगैर आंदोलन कहते हैं कि ये एक रक्तविहीन क्रांति के रूप में इसे जाना जाता था। ठीक है, ये तो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के समक्ष। अब जानते हैं कि भैया कूली बगैर प्रथा क्या थी। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हो ना, जो बैकग्राउंड देख रहे हो, इसमें देखिए कि कूली बगैर प्रथा का एक छोटा सा चित्रांकन आप लोगों के समक्ष ये रखा है। देखिए दोस्तों, कूली बगैर प्रथा क्या थी, इसमें थोड़ा सा आसान भाषा में इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, जब उत्तराखंड में ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर पसार चुकी थी, संपूर्ण रूप से उत्तराखंड हो गया, गढ़वाल मंडल हो गया, तमाम अभी तो संपूर्ण भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत ने क्या करती था, अपने पैर बहुत अधिक मात्रा में फंसा लिए थे, ये कहीं अलग अलग क्षेत्रों में इनका अधिकार स्थापित हो गया था। तो उस समय क्या करते थे, ये लोगों से काम कराते थे, कुलियों की भांति काम कराते थे, और जो वो काम करते थे उसका जो परिश्रम होता था उसके एवज में उन्हें कुछ भी धनराशि कहें या उसके काम का प्रतिफल उसे नहीं दिया जाता था। और इसके अंदर क्या होता था, जो ये संगठन को जो संचालित करते थे, ये आपके जो ग्राम प्रधान हो गए, जो यहाँ के पटवारी हो गए, तमाम लोग के मिली भगत से इस कुल प्रथा को क्या दिया जा रहा था, और ज़्यादा श्रेय दिया जा रहा था, या कहने का मतलब उनके द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जो समाज के जो प्रधान वर्ग हो गया, जो तमाम पटवारी हो गए, जितने भी हैं विभिन्न संगठनों के, तो उनका कहीं ना कहीं इसमें हित था। ठीक है, अब ये हित क्या था उसमें हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है, आम आदमी से कूली की भांति यहाँ पर काम बिना परिश्रम के दिए जा रहे थे, और कूली बगैर ये इसे भी कहा जाता था ये शब्द से। देखिए, इसमें क्या था, विभिन्न जो ग्राम प्रधान थे ना, उनका ये दायित्व होता था कि वह एक निश्चित समय के लिए निश्चित संख्या में क्या करते थे, ग्राम प्रधान का काम था कि निश्चित समय में निश्चित लोगों की एक संख्या वो गठित करते थे, और एक निश्चित अवधि के लिए उनको, जो हमारे ब्रिटिश हुकूमत थे उसमें अंग्रेज लोग थे, उनके पास उनको कार्य करने के लिए भेजा जाता था। और ये कूली शासन वर्ग को ये क्या करता है, इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है, इनको उपलब्ध करता है। देखिए, जैसे कि किसी ने मेरे से कहा कि भैया मुझे 2 काम करने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2 काम कराने वाले बंदों को उसके पास भेज दिया। अब जब वो उसके पास गया, उससे उसने तमाम इत्यादि काम चीज़ें कराई, अपना घर का काम कराया, तमाम जितने भी काम होते हैं उससे निःशुल्क उसने कराया। और साथ ही जिस समय पैसे देने का टाइम आया तो उसको बिल्कुल भी उस चीज़ का जो परिश्रम किया था उसका 1 रुपया भी उसे भुगतान नहीं किया जाता था। ये क्या करते थे, जो ग्राम प्रधान थे, जो शासक वर्ग के अंतर्गत जो कुलीन वर्ग को ये क्या करते थे, कुलियों को उपलब्ध कराते थे। इस कार्य हेतु प्रधानों के पास क्या था, बकाया एक रजिस्टर मेंटेन होता था। जैसे आपके यहाँ पर नहीं होता पर्याय रजिस्टर, इसी प्रकार से उस समय एक रजिस्टर बनाया जाता था। उसमें ग्राम, जितने भी ग्राम में रह रहे हैं उनके तमाम लोगों के नाम होते थे, परिवार के सदस्यों के नाम होता था। इसमें गांव के जितने भी लोग हैं उनको
सभी को ये काम करना क्या था, अनिवार्य था, जिसमें सभी के नामों का इसमें क्या था, लेखा जोखा इसमें होता था। सभी की बारी ये होती थी, बारी बारी से सभी को काम करने के लिए इसमें क्या था, फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था कि भैया नहीं, तुम्हें ये काम करना ही होगा। कोई यदि उसको मना करते थे तो उसको या मार दिया जाता था या फिर उसको कोड़े लगवाए जाते थे, तमाम चीज़ें उसको किया जाता था। ये चीज़ें जो हो रही थी वो बहुत अमानवीय तरीके से हो रही थी, या कहें ये ऐसे जो बात करें मानव इतिहास में कुछ ऐसे घृणित पल हुए जो क्या थे, इंसान की रूह को कँपवा देते हैं। अब क्या था, यह था ना, यह घोषित बगैर आंदोलन था, ठीक है, क्या कहें, ये घोषित बगैर था, क्योंकि किसी का इसमें हस्तक्षेप नहीं हो रहा था। तो ये क्या था, यह एक तो ये घोषित बगैर था। इसके अतिरिक्त जो शासक वर्ग था ना, जो शासन में जो बैठता था उस समय, जैसे कि आपको पता है कि उस समय कौन थे, आपकी ब्रिटिश हुकूमत शासन में बैठते थे, शीर्ष नेतृत्व करते थे, और शासन वर्ग को भ्रम के दौरान जब जैसे कोई मान लीजिए कोई अंग्रेज अपने फैमिली के साथ किसी जंगल में आप पार्टी करने के लिए गया, पिकनिक मनाने के लिए गया है, तो उसके जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी ना, वो उसके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर टेंट लगाना या उनके खाना बनाना, उनके बर्तन धोना, तमाम चीज़ें ये कुली किया करते थे, जिन्हें कुली बगैर भी कहा जाता था। तमाम चीज़ें उनको वहाँ पर जुटानी होती थी। अगर और किसी व्यक्ति ने ये चीज़ें नहीं जुटाई हो, मान लीजिए किसी परिवार को दायित्व दिया गया, 5-6 लोगों को ये काम दिया गया कि भैया आप वहाँ पर फलाना अधिकारी जा रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, वहाँ पर आप उसके खाने की, रहने की, तमाम पानी की व्यवस्था, तमाम चीज़ें करोगे। यदि ये चीज़ें उसके अधिकारी तक, जिसमें अधिकारी पहुँचता है, तो अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होती थी तो उनको क्या कर दिया था, या तो गोली मार दिए जाते थे, या कोड़े मार देते थे, या उनको भूखा रखा जाता था। ये तमाम चीज़ें कराई जाती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या करते थे, वो जो आपके ब्रिटिश हुकूमत के जो अंग्रेज लोग थे, वो आराम की सुविधाएं भी यहाँ पर क्या होता है, आम आदमी को ही जुटानी पड़ती थी। उनकी सुविधाएं, खाने पीने रहने की जो तमाम चीज़ें उनको उपलब्ध कराना। अब पूरी बगैर आंदोलन का कारण क्या था, इसके अंदर के क्या था, जो जमींदार होते थे और प्रधानों की और पटवारी की ये क्या थी, मिली भगत ये रणनीति थी। इसमें क्या आपसी भेदभाव के कारण जनता के बीच क्या था, असंतोष बढ़ गया था। एक तरफ आपके प्रधान होता था, पटवारी होता था, और साथ ही जो जमींदार होते थे, ये आपस में क्या करते थे, ये चीज़ें जो प्रोडक्ट के तौर पर ये आपके ब्रिटिश हुकूमत को क्या करते थे, ये प्रोवाइड कराते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे आपसी इसमें मतभेद होना शुरू हो गया, जैसे पटवारी के प्रधान के बीच में या तमाम जनता के बीच में क्या हुआ, इसमें असंतोष बढ़ने लगा। क्योंकि गांव के जो प्रधान होता था और पटवारी होता था, वो अपने निजी व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए कि भैया हाँ मुझे इतना पैसा मिलेगा, क्या पता मुझे कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, तमाम चीज़ों के लिए क्या होता था, लोग अपने हितों का ध्यान रखते हुए इस प्रथा को, ये जो कुरीति थी ना, इसको और ज़्यादा, इस कुरीति को बढ़ावा देने का काम करते थे। और इस प्रथा के खिलाफ लोगों ने क्या किया, लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, क्योंकि भैया जब आप लोग किसी कार्य को कर रहे हो और उसके एवज में आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, कूलियों की भांति, घोड़ों की भांति आपको काम कराया जा रहा है, और ना आपके, यदि आप बीमार पड़ जा रहे हो उसको भी नहीं देखा जा रहा, तमाम चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसके मद्देनजर ये इसमें क्या हुआ, लोगों के बीच एक गुस्सा, एक असंतोष जब फैला, तो ये क्रांति का रूप धारण करना होने शुरू हो गया। और कभी कभी तो लोग क्या होते थे, इसमें इतना घिनौना काम भी होता था कि कभी कभी लोगों को इतना अत्यंत घिनौना काम करवाते थे जो अंग्रेज हुकूमत के जो शीर्ष लोग थे, क्योंकि मजदूरों की तरह काम करते थे। इनको मजदूर भी कहा जा सकता है, या कहीं इनको जो कूली शब्द दिया गया, कि कूली आपने देखा होगा, जैसे रेलवे स्टेशन में जो कूली होता है, आपका बैग, तमाम चीज़ें अपने सर में, हाथों में ढो के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है, तो उसके एवज में आप उसको क्या देते हो, पैसे देते हो। यहाँ पर कम से कम उस कूली को कहीं ना कहीं पैसा तो प्राप्त हो रहा है, मगर यहाँ पर इन कूलियों को क्या हो रहा था, बिल्कुल भी उसका कहीं से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मगर जो प्रधान थे, जो आपके पटवारी थे, जमींदार थे, उनका क्या था, यहाँ पर निजी क्या थे, हित थे। अब यहाँ पर जो अंग्रेज हुकूमत के अंतर्गत जो इनसे कार्य कराया जाता ना, जो घृणा का काम, अगर कहें घिनौना काम जो कराया जा रहा था, क्या था, उनके कपड़े धोना, अगर उनकी वाइफ को अगर कभी पीरियड से हो जाते थे, उसके गंदे कपड़े धोना, और उनके जो शौचालय हुआ करते थे, उनके शौचालयों को साफ करना, अगर उनके बच्चों को पॉटी आ जाती थी या तमाम चीज़ें उनके गंदे हो जाते थे, उनको बिना चीज़ों को घृणा करते हुए उनको कपड़ों को धोना पड़ता था। यहाँ तक कि जब
अंग्रेजों के जो कॉन्डोम होते थे ना, जब वो संभोग बनाने के बाद वो कॉन्डोम जो होते थे उनको उसी हाथ से पकड़ के कहीं फेंक देना, तमाम चीज़ें, गंदे कपड़े धोना, इसके विरोध में लोगों ने क्या करा, एकजुटता परस्पर लाई, क्योंकि इतना घिनौना काम ये करवा रहे थे तो उसकी आवाज़ में कुछ हो नहीं रहा था, तो लोगों के बीच में क्या हुआ, असंतोष तो बढ़ेगा ही ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे दिल में, या जो अगर हम पे बीतती तो हम भी क्या करते, जुट होना शुरू कर देते भैया कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो अंग्रेजों द्वारा जो कुलियों का जो शारीरिक की अगर बात करें या मानसिक शोषण की बात करें, तमाम लोगों से अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ तक कि जो इसमें महिला कुली तमाम होते थे, इनका भी क्या करता था, शारीरिक शोषण अंग्रेजों द्वारा समय समय पर किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता है, जनता में, परिवार में, तमाम जगह क्या हो रहा था, असंतोष का माहौल यहाँ पर उत्पन्न इनके द्वारा कर दिया गया था। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर देखो किस प्रकार से कुलियों की भांति क्या काम हो रहे हैं, जैसे अब घोड़े ये तमाम क्या है, आप पीछे जिस प्रकार से देख रहे हो, इससे देख के ही ऐसा लग रहा होगा कि भैया कितना घिनौना चीज़ें ये हो रही हैं, कितना ज़्यादा अत्याचार इसके समय हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी। अब देखिए, अगर हमारे दिमाग में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा कि कुली बगैर आंदोलन का इतिहास क्या था। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों ने ये चीज़ें तमाम करी क्योंकि यहाँ पर उनकी सत्ता थी, तो उन्होंने उस सत्ता का प्रयोग करके यहाँ की जो जनता थी उसके साथ उत्पीड़न किया। अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन हो, क्या कुली बगैर जो प्रथा थी तो ये इसी समय से प्रारंभ थी या पहले भी इस प्रकार की कुछ प्रथाएं हुआ करती थी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो कुली बगैर आंदोलन का अगर हम इतिहास की तरफ बढ़े हैं, तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है, जो चंद वंश के शासकों के समय में ये चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए, इसमें क्या, सबसे पहले जो चंद शासकों ने क्या करा था, राज्य में घोड़ों से संबंधित एक घोड़कीली कहा जाता है उसे, घोड़ालू करके जो घोड़किया होते हैं ना, जो घोड़ों में जो इधर उधर सामान ढोते थे, और निरूपित रूप से ये काम करते थे, जैसे घोड़ों में एक जगह से दूसरी जगह उस समय सामान को ढोते थे, तो संभावित ये कुली बगैर प्रथा वहीं से ही क्या हुई, इसका प्रारंभ वहीं से माना जाता है, क्योंकि उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक राशन पहुंचाया जाता है। जैसे जो उसमें जो चंद्रवंश के जो राजा थे, कतिवंश के जो राजा थे, वो क्या करते थे, घोड़ों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, इनको सामान ढोते थे। इसमें संबंधित एक कर ढोलकालों को क्या करते थे, निरूपित किया जाता है, घोड़ा वालों को। इसमें क्या कहते हैं, एक शब्द जो आता है ना, कर करके आता है, घोड़ा वालों को निरूपित ये करता था, क्योंकि जो कुली बगैर आंदोलन था, एक प्रकार से ये घोड़कों का ये कहें, घोड़ा वालों का एक ये प्रकार से कार्य जो होता है ना, आजकल जैसे घोड़ा होते हैं, जैसे अब आपने कहीं पर सीमेंट ढोना है या बजरी ढोना है, तो आपने उससे क्या कहा कि भैया इतना कट्टे मेरे सीमेंट के हैं, घोड़ों से वहाँ डलवा दीजिए, उसके बाद में उसे पैसे तो देते हो ना। ये तमाम चीज़ें जो इस प्रकार की जो प्रथाएं प्रारंभ हुई, ये चंद्रवंश के संभावना चीज़ें हुई। अगर हम बात करें संभवतः जो कुली बगैर प्रथा का ये प्रारंभ है, यहीं से माना जाता है। ये आगे चलकर इसका जो भरपूर प्रयोग किया था गोरखाओं शासकों के समय में भी, इस प्रथा का व्यापक रूप इसने क्या किया, व्यापक रूप ले लिया, जिसमें आप पता चलेगा कि 1790 में जब कुमाऊं में संपूर्ण रूप से गोरखाओं ने अपना क्या कर लिया था, अधिकार स्थापित कर लिया था, तो उस समय इस प्रथा का भी कहीं ना कहीं प्रयोग जो गोरखा लोग थे उन्होंने इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया, और प्रयोग ही नहीं, व्यापक रूप में इसका क्या करा, उपयोग भी करा। लेकिन जो अंग्रेजों ने क्या करा, इसे जब अंग्रेज आए, जब गोरखाओं को उन्होंने यहाँ पर परास्त करके उनको नेपाल भेज दिया, तो यहाँ पर जब ब्रिटिश हुकूमत की जब सत्ता आई, तो उन्होंने क्या करा, अपने काल में ही इसे क्या करा, इसे समाप्त करने के लिए कोशिश की, मगर नहीं हो पाया। अब इसमें क्या हुआ, देखिए, अंग्रेज ने अपने जो प्रारंभिक काल में ही क्या कर दिया, इनको समाप्त कर दिया था, मगर धीरे धीरे जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोगों ने यार इस प्रकार से गोरखा लोग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आया कि जो ये प्रथा है गलत है, इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त करिए। पहले कुछ समय के लिए इसको समाप्त कर दिया था, धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने न केवल इस जो व्यवस्था को पुनः लागू करा दिया, और इसके अवध में क्या करा, जो दमनकारी होते थे ना, उनको उस रूप तक पहुंचा दिया कि जो अगर कोई इसके विरोध में अगर स्वर उठाता तो उसका दमन कर दिया जाता था। और क्या करता था, इससे पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं तो तब आम जनता पर क्या था, आम जनता पर किसी प्रकार का वो था, अगर मैं कहूँ माल गुजारों जो होते थे, अपने चीज़ें करके अपना घर गृहस्थी चलाना, ये तमाम चीज़ें इसमें हुआ करती थी। अब उन जो माल गुजारों पर क्या था, या ये आरोपित कर दिया गया था कि जो भी भूस्वामी या जमींदार
से कर वसूलते थे, उसमें कर भी वसूला करते थे। अतः अगर हम बात करें तो देखा जाए तो यह प्रथा उन काश्तकारों को ही प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती थी जो जमीन पर क्या होता मालिकाना हक रखते थे, जिनकी अपनी जमीन होती थी। वास्तविकता अगर हम बात करें तो धरातल पर ये धरातल पर अगर इस सच को हम जाने तो इसमें क्या था, जो संपन्न भूस्वामी और जमींदार थे ना, उन्होंने अपने हिस्सों का क्या था, कुली जो बगैर होता था, जो कुली बगैर जो चीजें लगाई जाती थी कर इत्यादि, भूमि विहीन कृषकों पर, मजदूरों पर, जो समाज के शोषित वर्ग हैं, जो कमजोर तबके के जो लोग हैं, उन्हें क्या इसमें लाद दिया, भैया तुम लोग इसका चीजों को इस चीज का भोग तुम लोग करोगे। जैसे प्रधान वर्ग हो गया, जमींदार वर्ग, इन लोगों को इससे क्या करता था, पता करके अलग कर दिया था, जिन्हें सशक्त तौर पर क्या करें, परिश्रम के लिए ये के रूप में क्या करते हैं, इसको विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और इसकी चीज़ को कहीं ना कहीं स्वीकार भी लिया था कि इस प्रकार की जो प्रथा था, यदि इस प्रथा का विरोध नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, खतरनाक रहेगी, या कहें बावजूद ये हमेशा चलती रहेगी, ऐसी ये प्रथा लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए आप देख ही पा रहे होंगे जिस प्रकार से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें था कि कुली बगैर आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। अब इसकी पृष्ठभूमि की तरफ अगर हम बढ़ें तो 1857 में जब विरोध की इसमें चिंगारी कुमाऊं में ये फैलने लगी, फिर से बताता था, 1857 में जब विरोध की चिंगारी क्या हुई, कुमाऊं में फैली, और हल्द्वानी कुमाऊं क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार हम इसे कहते हैं, कि आज की डेट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हल्द्वानी को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहां से ये स्वर उठने लगे। अब देखिए मैं आप लोगों को ये हल्द्वानी का कुछ ये देखिए, ये उस समय हल्द्वानी का ये इस प्रकार से हल्द्वानी हुआ करती थी, तो उस समय यहीं से स्वर इसके उठने शुरू हो गए थे। तो जब स्वर उठने शुरू हुए तो विरोध के स्वरों की जो प्राथमिक स्थिति थी ना, अगर जब जिसमें ये प्रारंभ हो रहा था, तो इस अवस्था में ही अंग्रेजों ने इनको क्या करना, कुचलने में क्या हुए, सक्षम हो गए थे। जैसे स्वर उठे, कोई बंदा किसी चीज़ का विरोध करता है, तो अगर उसके स्वरों को विरोध करने से पहले ही कुचल दिया जाए तो वो चीज़ समाप्त हो जाती है। यदि वो व्यापक रूप धारण कर लेता है, उसको कुचलना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर वर्तमान समय में देखोगे तो किसान बिल जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो किसान बिल लाए थे, जिनके अहित हो रहा था, तो किसान क्या हुआ, जब लामबंद होना शुरू हुए, एक साल जब वो आंदोलन करना करा उन्होंने, अंततः क्या हुआ, सरकार को उस बिल को क्या करना था पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो इसी प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो क्या हुआ, लेकिन समय के साथ क्या, दमन का जो क्षोभ होता था ना, छिटपुट रूप में समय समय पर क्या था, विभिन्न तरीके से इसका विरोध प्रतिरोध रूप अलग अलग रूप में ये फूटता रहता था। अंग्रेजों द्वारा क्या था, कुमाऊं के जंगलों की कटान और उनके दोहन से क्या उपजा हुआ तमाम चीज़ें करते, क्योंकि आप ये यहाँ रहते थे अपने सुख के लिए, तमाम चीज़ों के लिए क्या करते हैं, जंगल का दोहन या लकड़ी और तमाम इमारती लकड़ी के लिए प्रयोग करने के लिए जंगल का क्या करते थे, नुकसान पहुँचाना करा। जो ये चीज़ें उपजी ना, इससे क्या असंतोष भी कहीं ना कहीं पैदा हो रहा था। एक देखिए, जो असंतोष धनी भूत होते होते क्या हुआ था, एक बार फिर से 20वीं शताब्दी के पूर्व में कुली विरोध के रूप में इसने क्या करा, ये कुली विरोध के रूप में फूट उठा कि भैया कुलियों कब तक किसी कार्य को करेगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारा गुस्सा कब तक सब्र करेंगे, कि एक समय ऐसा आएगा वो गुस्सा बाहर निकलेगा ही निकलेगा। 1913 में कुली बगैर यहाँ के जो निवासियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। जो यहाँ लोग रहते थे ना कुमाऊं में, तो इन लोगों के लिए क्या करते थे ब्रिटिश हुकूमत, ये जो यहाँ लोग ये रहेंगे, तो इन लोगों के लिए कुली बगैर अनिवार्य, सभी लोग इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करेंगे, अनिवार्य कर दे। इसका हर जगह क्या होने लगा, धीरे धीरे विरोध होने लगा। अगर हम देखें, बद्दत्त पांडे जी ने इस आंदोलन की क्या करी, अगुवाई की थी। कि कभी क्वेश्चन आएगा कि कुली बगैर प्रथा आंदोलन की अगुवाई किसके द्वारा की गई, आपको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बद्दत्त पांडे जी ने इसकी अगुवाई की, और अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से क्या हुआ, जो ये आंदोलन थी इसकी अगुवाई करनी प्रारंभ कर दी। और साथ ही जब अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, इस कृति के खिलाफ क्या करा, जन
जागरण के साथ इन्होंने इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अपने लेख के माध्यम से जनता को इन्होंने क्या करा, जागरूक करना प्रारंभ कर दिया। और जो जन जागरण के साथ इन्होंने क्या किया, साथ ही विरोध भी यहाँ से प्रारंभ कर दिया गया। किसके माध्यम से? एक तो आपके अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से, और साथ ही जन जागरण के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये तमाम चीजें हो रही थी। और 1920 में नागपुर में कांग्रेस की क्या थी, अगर मैं बात करूं 1920 में नागपुर में कांग्रेस का क्या था, वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ, आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे, बद्रीदत्त पांडे थे, और हरगोविंद पंत जी थे, और विक्टर मोहन जोशी अगर बात करूं उसमें आपके श्यामलाल शाह थे, आदि लोग इसमें क्या हुए, सम्मिलित हुए। और बद्रीदत्त पांडे जी ने जो यहाँ पर कहा कि बद्रीदत्त पांडे जी ने जो कुली बगैर आंदोलन के लिए महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, आशीर्वाद लिया और वापस आकर यहाँ पर जो ये कुरीति हो रही थी ना, जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी, तो यहाँ पर जन जागरण के माध्यम से इन्होंने इस जो आंदोलन था इसको करने का फैसला लिया। ठीक है, बाद में कुली बगैर आंदोलन किस प्रकार से इसका अंत हुआ उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि कुली बगैर प्रथा का अंत किस प्रकार से हुआ, कब हुआ? देखिए 13 से 14 जनवरी 1921 में उत्तरायणी पर्व के अवसर पर क्या हुआ था, बागेश्वर के अंतर्गत कुली बगैर आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में क्या होता है, आम लोगों की क्या है यहाँ पर सहभागिता बढ़ रही थी, और अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे, और हुजूम के साथ यहाँ पर क्या होने लगे, अलग अलग तरीके से विशाल रैली का आयोजन हुआ, यहाँ पर प्रदर्शन इत्यादि करने लगे। और इसके बदले क्या हुआ था, जब हुजूम इकट्ठा होने लगा तो इसमें क्या हुआ, जो सरयू नदी और गोमती के तट पर क्या बगड़ इसको कहते हैं, सरयू और गोमती के संगम को क्या कहेंगे, हम बगड़ कहेंगे। बगड़ के मैदान में क्या होता है, इस आंदोलन का उद्घोष हुआ था। देखिए अब बागेश्वर का अगर मैं सरयू दिखाऊं, ये सरयू का तट देख लीजिए, बागेश्वर के अंतर्गत इसी जगह पर क्या हुआ था, कुली बगैर आंदोलन का क्या हुआ था, यहाँ पर एक प्रकार से उदय हुआ था, उद्घोष यहाँ से यही से हुआ था। और इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही जो यहाँ के जो जिलाधिकारी द्वारा क्या कर दिया गया था, पंडित हरगोविंद पंत को और जो लाल चिरंजी लाल शाह थे और बद्रीदत्त पांडे को एक नोटिस भेज दिया गया कि भैया आप लोग इस प्रकार का जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब नोटिस थमा दिया था तो लेकिन इसका क्या हुआ, उन पर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। और उपस्थित जो जन समूह था ना, जहाँ पर जो विशाल रैली का आयोजन हो रहा था, तो जन समूह ने सबसे पहले क्या हुआ, बागनाथ जी के मंदिर गए, वहाँ जाकर पूजा अर्चना की इन लोगों ने तमाम चीजें। और फिर 40,000 लोगों का एक झुंड या कहें जुलूस यहाँ पर सरयू बगड़ के आसपास किया गया। ये बड़ा हुजूम जो निकला वो चल पड़ा आपके आंदोलन करने के लिए यहाँ पर करा। ठीक है, और ये 40,000 लोगों का यह सरयू बगड़ की और यहाँ पर चल पड़ा जो मैदान है। और जुलूस में सबसे जो आगे एक झंडा था। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा कि जुलूस के पहले सबसे पहले को किस चीज को रखा गया था, एक झंडा रखा गया था जिसमें लिखा गया था कुली बगैर आंदोलन बंद करो, क्योंकि इसी चीज के खिलाफ तो हम थे ना। तो यही इस झंडे में लिखा गया था कि भैया कुली बगैर आंदोलन को आप क्या करो, समाप्त करो। इसके बाद सरयू के मैदान में एक सभा हुई थी। इस सभा को संबोधित करते हुए जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं, उन्होंने कहा कि जो पवित्र एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक स्लोगन टाइप का ये दिया था, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से कुली बगैर है उतार या कुली उतार या कुली बगैर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इन्होंने क्या करे, बागनाथ जो मंदिर है, ये देखिए बागनाथ का ये मंदिर है, यहीं पर इन्होंने सरयू का जल लिया और यहाँ पर आपका क्या किया, शपथ लिख के हम इस चीज़ को कतई नहीं सहेंगे, इस चीज़ का हम हमेशा विरोध करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर तमाम लोगों ने की, सभी लोगों ने क्या किया, यह शपथ ली। और शपथ लेने के बाद गांव के जो प्रधान थे ना, साथ ही जो कुली का जो रजिस्टर था जिसमें तमाम गांव वालों के नाम लिखे जाते थे, बारी बारी से जब सबकी बारी आती थी, इन रजिस्टरों को लेकर आए थे ये लोग, क्योंकि ग्राम के प्रधान के पास था, तो वहाँ से इन्होंने इन रजिस्टरों को लिया और शंख ध्वनि के साथ भारत माता की जय के नारों के साथ इसके बीच में
कुली के जो प्रधान के पास जो कुली से संबंधित जो रजिस्टर तमाम जिसमें इनका लेखा जोखा होता था, कब किसको जाना है, तमाम चीज़ें इनको फाड़ कर क्या किया गया था, संगम में जो सरयू के तट पर इसको क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया कि भैया लो, जो तुम्हारा ये पूरा खाका है ना, इस खाके को आज हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से बहा देते हैं। अगर ये खाका रहता तो दोबारा से ये चीज़ें होती, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ों का अंत, जो रजिस्टरों को यहाँ पर जल में बहा दिए गए, ठीक है। तो इसका इस कुप्रथा का यहाँ से अंत हो गया, ठीक है। जब ये चीज़ें नहीं रहेंगी, जब हम बहुत बड़े जन समूह में जब हम किसी चीज़ का विरोध करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, फल तो मिलेगा ना। इस प्रकार से ये चीज़ें हुई। अब अल्मोड़ा का जो उस समय क्या था, अल्मोड़ा में को जो तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर क्या पर डायबल था, डायबल करके उसमें अल्मोड़ा में ये कमिश्नर थे। यहाँ पे भीड़ भी यहाँ पर क्या थे, मौजूद हो गई थी, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ हो गई थी। और बद्रीधर पंडित जी ने क्या कहा, बद्रीधर पंडित जी को यहाँ पर बुलाया गया और तुमको दफा यहाँ पर 144 का उल्लंघन करने के लिए तुरंत तुम्हें क्या करे, जेल भेज देंगे, तमाम चीज़ें हुई। क्योंकि इन्होंने जो धारा होती थी 144 का इनके द्वारा उल्लंघन किया, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। इनके द्वारा ये कहा गया कि जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर रहे डायबल जो थे, उनके द्वारा इनको बुलाया तो कहा भैया आपने 144 का उल्लंघन किया, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हें हम क्या कर लेंगे, हिरासत में ले लेंगे। लेकिन बद्रीधर पांडे जी ने क्या करा था, अपना एक तो दृढ़ निश्चय इन्होंने बना लिया था कि हम तो इस प्रथा को हम क्या करेंगे, जड़ से ही समाप्त कर देंगे। ये इन्होंने जो संकल्प दिया था, कहा कि अब मेरी लाश यहीं से जाएगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यदि जाएगी तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी, ये कह दिया। यह सुनकर वहाँ के जितने भी लोग थे ना, लाल हो गए, गुस्से से एकदम चरमरा गए। भैया ऐसा कैसे कह दिया भैया कि आप यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, जेल में ठूस देंगे। जब बद्रीधर पांडे जी ने कहा कि भैया मैं नहीं जाऊँगा, कहीं कुछ भी कर लीजिए, मेरी यहाँ से आपको मेरी यहाँ से लाश ले जानी पड़ेगी, मैं ये नहीं। अब जो जनता, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग थे ना, तो जनता यहाँ पर क्या होगी, आक्रोशित होगी। और जनता ने क्या करा, यहाँ पर पुलिस बल जो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर पुलिस बल ने क्या कर दिया, वो भीड़ पर गोली चलानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, पुलिस बल कम होने के कारण ये जो कृत्य होना था ना, जिसमें बेगैर लोगों पर जो गोलियां चलाने का जो काम था, ये मूर्त रूप नहीं ले पाया। अगर यहाँ पर पुलिस बल अगर संख्या अधिक होती, अगर कहने का मतलब है कि यदि उसमें ब्रिटिश हुकूमत के पास यहाँ पर सैनिकों की संख्या अधिक होती, तो ये कुली बगैर प्रथा समाप्त नहीं होती। क्योंकि इन्होंने उस पर गोलियां चलाना चाहिए उस भीड़ पर, तो नहीं हुआ। तो लेकिन पुलिस बल कम होने के कारण इसे क्या कर दिया, मूर्त रूप नहीं दे पाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, इस सफल आंदोलन के बाद जनता ने बद्रीधर पंडित जी को कुमाऊं का केसरी की उपाधि दी। अब कुमाऊं की केसरी की उपाधि किसे दी, बद्रीधर पंडित जी को दी। अब क्यों दी, इसके पीछे क्या रीजन था कि भैया इनको कुमाऊं का केसरी कहा दिया, क्योंकि जो ये कुली बगैर प्रथा था ना, इनका जो अंत जो हुआ, जो इस कुप्रथा को दबाने का काम करा, ये इनके द्वारा किया गया। इस आंदोलन से इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि दे दी गई, ठीक है। इस आंदोलन को लोगों ने समर्थन ही नहीं किया, बल्कि कड़ाई से इसका क्या करा, इन्होंने पालन करा। और साथ ही इस प्रथा का विरोध करने के लिए लोगों ने क्या है, प्रदर्शन जारी रखे, कई दिन अनशन में बैठे रहे। और इसका जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सरकार ने सदन में एक विधेयक लाकर इस प्रथा को क्या कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब ये जो कुप्रथा थी, ये बिल्कुल भी इस प्रकार की नहीं होगी। इस आंदोलन से क्या, महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा बद्रीधर पांडे से प्रभावित हुआ और स्वयं क्या हुए, बागेश्वर भ्रमण के तौर पर यहाँ आए। और बागेश्वर जब आए, और बागेश्वर आने के बाद चनौदा में गांधी आश्रम की यहाँ पर स्थापना हुई। यहाँ पर गांधी जी आए कि चनौदा में ये रहे, तो यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना भी हुई। इसके बाद गांधी जी ने क्या है, यंग इंडिया इस आंदोलन के बारे में लिखा। यंग इंडिया में इन्होंने इसका उल्लेख किया है बकायदा कि भैया जो ये कुली बगैर आंदोलन था ना, इसका महात्मा गांधी की जो बुक है यंग इंडिया में इस आंदोलन के बारे में उल्लेख है कि इसका प्रभाव संपूर्ण क्या था, भारत में ही नहीं, अब तो सभी इससे प्रेरणा लें। और कहते हैं कि इस जो इतना बड़ा व्यापक आंदोलन चला दोस्तों, इसमें एक भी बूंद खून की नहीं गिरी। सबसे बड़ी इस आंदोलन की सफलता का कारण का पीछे ये था कि ये आंदोलन तो चला,
ये आंदोलन जो चला उसमें एक भी बूंद कहीं से भी आपके खून का नहीं हुआ, इसलिए इस क्रांति को रक्त विहीन क्रांति भी कहते हैं। जो ये आंदोलन था रक्त विहीन आंदोलन भी इसे कहते हैं। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे जाएंगे कि कुली बगैर प्रथा का जो हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था। ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ही पता होना चाहिए कि कमिश्नर टेलर था। और उत्तराखंड में कुली बगैर प्रथा के लेखक कौन थे जिन्होंने कुली बगैर प्रथा से संबंधित ये चीज़ें लिखी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा इसको लिखा गया। और कुली बगैर आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो देखो 13 से 14 जनवरी 1921 को ये बागेश्वर से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखिए जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू की नदी के तट पर कुली बगैर आंदोलन ना होने की यहाँ पर क्या करी, हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे शपथ कहाँ पर ली गई थी, ये बागेश्वर के अंदर ली गई। कुली बगैर आंदोलन का जो अंत किस मेले के दौरान हुआ, तो जब ये उत्तरायणी का जो मेला हो रहा था ना, उसमें उत्तरायणी की जब मेला लगा तो ये ग्राम प्रधानों की जो रजिस्टर है तमाम सरयू में प्रवाहित कर दिए, तमाम चीज़ें हुई। तो कहने का मतलब है कि मेले के दौरान ही इस हुआ था। ये जो प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुली बगैर आंदोलन का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के द्वारा किया करता है, इसमें पार्टिसिपेट के द्वारा किया गया था। ये जो तमाम जो चीज़ें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, ये कुली बगैर आंदोलन था। बहुत घृणित तौर पर यह आंदोलन रहा, अगर मैं कहूँ ये प्रथा रही, इस प्रथा का दमन अंततः स्वगत हुआ, या कहें बिना खून बहाए इस क्रांति का क्या हुआ, अंत कर दिया गया। तो एक सफल आंदोलन ये उत्तराखंड के इतिहास में ये रहा। इस प्रकार की चीज़ों का हम क्या कहते हैं, जब कोई व्यापक तौर पर जब कोई चीज़ उभर के समक्ष आती है तो हम आंदोलन के माध्यम से उसे क्या करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका कुली बगैर आंदोलन। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।